हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर तुषार एंड यू आर वाचिंग तुषार सर अकेडमी। अब तक हमने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का एक जनरल ओवरव्यू ले लिया है एंड नाउ आज से हम स्टार्ट करेंगे डिटेल स्टडी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की। ठीक है, जिसमें कि हम देखने वाले हैं ऑल द प्रोस्थेटिक ग्रुप्स दैट पार्टिसिपेटिंग इन द रिले रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, चलिए अब तक हमने ये बात समझ ली है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक प्रोसेस है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, इस प्रोसेस का एक पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो एंजाइम एटीपी सिंथेज है, जो एटीपी का प्रोडक्शन करता है, वो एटीपी का पार्ट नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इनडायरेक्टली एसोसिएटेड तो है, लेकिन उसको हम ये नहीं बोल सकते कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट है। लेकिन हाँ, हम कई बार ऐसा बोल देते हैं क्योंकि ये दोनों इनडायरेक्ट वे में एसोसिएटेड हैं, इसलिए हम कई बार ऐसा बोल देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4, और क्योंकि एटीपी सिंथेज इनसे इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है तो कई बार हम एटीपी सिंथेज को कॉम्प्लेक्स 5 भी बोल देते हैं। कॉम्प्लेक्स 5 बोलने का केवल ये रीज़न है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट है। ठीक है, एक बार देखिए, इधर देखिए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में आपके दो प्रोसेस या दो पार्ट आते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के दो पार्ट हैं, एक तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और दूसरा हो गया आपका एटीपी सिंथेज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ये दोनों आपस में क्या है, इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है। कैसे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या करता है, H+ आयंस का क्या करता है, ग्रेडियंट बनाता है। ठीक है, और उस ग्रेडियंट के बेसिस पे ही फिर क्या होता है, एटीपी सिंथेज क्या करता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में केवल क्या रिलेशन है, और वो जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बेसिस पे ही क्या होता है, इंटर मेम्ब्रेन प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट डेवलप होता है, और उस प्रोटॉन के ग्रेडियंट के बेसिस पे ही क्या होता है, जो एटीपी सिंथेज है वो क्या करता है, एटीपी का जनरेशन करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जितना ज़्यादा ग्रेडियंट डेवलप करेगा उतनी ज़्यादा अमाउंट में ही एटीपी सिंथेज क्या करेगा, एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। कहाँ पे, इनर मैट्रिक्स में, या फिर हम बोल सकते हैं मैट्रिक्स में। इतनी बात समझ में आ रही है? तो चलिए अब देखते हैं उन ऑल प्रोस्थेटिक ग्रुप्स को जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के रिले रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स NADH एंड FADH2 के थ्रू सिट्रिक एसिड साइकिल से आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप के थ्रू ही रन होते हुए ऑक्सीजन तक पहुँचते हैं। ठीक है, और फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अल्टीमेटली क्या होता है, आपके वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स का जो सराउंडिंग प्रोटीन है, जैसे हम कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 जो आपके कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनके साथ इन इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन होता ही नहीं है। इन इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन केवल आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के साथ ही होता है। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप से ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होना था, ऑक्सीजन तक होना था, तो इन प्रोटीन्स का क्या फंक्शन है, या ये प्रोटीन्स वहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर ही आपके लाइफ का एक डीप थॉट निकल कर आता है कि अगर किसी के इम्पोर्टेंस को पता करना है तो उसे अपने लाइफ से थोड़ा दूर करके या अलग कर कर देखो, तब आपको उस पर्सन की या उस ऑब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस समझ में आती है। तो हम यहाँ पर भी क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर अब प्रोटीन के बारे में बात नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात नहीं करेंगे, हम केवल प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में बात करते हैं और देखते हैं क्या ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विद द हेल्प ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप पॉसिबल है। अब देखिए, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आपको समझ में आ रहा है ना, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स कौन कौन से प्रोस्थेटिक ग्रुप्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। एक आपका होता है FMN, FAD, हीम ग्रुप्स, क्विनॉन्स या यूबिक्विनॉन, आपके कॉपर A, कॉपर B, ये ऑल जितने भी प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं, ये सब एक्चुअल में इन्वॉल्व होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ना कि आपके ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस को सेपरेट करते हैं, अलग रख कर देखते हैं। अब हम बात करते हैं इन प्रोस्थेटिक ग्रुप्स की। अब ध्यान दीजिए, ये जो आपके प्रोस्थेटिक एंटिटीज़ होते हैं, इनका काम केवल क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, केवल यही काम है। ठीक है, तभी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। लेकिन ये प्रोस्थेटिक ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट या डोनेट तभी करेंगे जब इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनर या एक्सेप्टर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं मान लेता हूँ, मैं एक मिडिल एंटिटी की बात करता हूँ जिसमें कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट एंड डोनेट करने की टेंडेंसी है, लेकिन जब तक इसके पास कोई दूसरा एंटिटी नहीं आता जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना चाहता है, तब तक उस इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जैसे ही ये प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोई भी एंटिटी आएगी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहती है, तो उसको, उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन को तब तक डोनेट नहीं कर सकता जब तक कि इसके पास कोई दूसरी एंटिटी ना आ जाए जो इससे इलेक्ट्रॉन को लेना चाहती है। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्रोस्थेटिक ग्रुप अपने इंडिविजुअल फॉर्म में तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और गेनर है, लेकिन अगर इसको इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना है या इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना है, वो भी इन रिले वे या फिर इन सीरीज, तो इसको इन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसका रीज़न क्या है, देखिए। प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस क्या करते हैं, इन प्रोस्थेटिक ग्रुप्स को एक पर्टिकुलर सीरीज में बाइंड करके अपने पास रखते हैं। आपने, जैसे अगर मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल की अगर हम बात करूँ तो आपका जो कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 1 में एक सीरीज़ है FMN के बाद आपके आयरन सल्फर क्लस्टर्स की सीरीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद यूबिक्विनोन आता है। तो ये क्या है, FMN के बाद आपके आयरन सल्फर के क्लस्टर्स की सीरीज़ होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता हुआ अल्टीमेटली क्या होता है, यूबिक्विनोन को ट्रांसफर होता है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स को बाइंड करके, होल्ड करके या एक जगह पे इकट्ठा करने का काम जो होता है वो किसका होता है, आपके इन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस का काम होता है। इस वजह से इन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस का इंपॉर्टेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बढ़ जाता है। ये बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इन प्रोस्थेटिक ग्रुप्स को स्टडी करना। ठीक है, तो इन स्ट्रक्चर्स को देखकर आपको सबसे पहले तो घबराना नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे पहला जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है NADH, और दूसरा होता है आपका FAD। ठीक है, तो पहले उन लोगों को देख लेते हैं कि NADH हम बोल तो देते हैं नॉर्मली ऐसे कि हाँ NADH है। ठीक है, लेकिन ये NADH या NAD+ दिखता कैसा है, उसका एग्जिस्टेंस कैसा है, उसको भी तो हमको समझना पड़ेगा। तब तो जाके हम समझ पाएंगे कि हाँ NADH क्यों बोला जा रहा है, NAD+ क्यों बोला जा रहा है ना, FAD क्यों बोला जा रहा है, FADH2 क्यों बोला जा रहा है। तो उसकी रीजंस क्या हैं, इनको हमको समझना पड़ेगा। हर एक प्रोस्थेटिक ग्रुप को अगर हम समझ जाते हैं तो हमको जो भी आगे आने वाली चीज़ें हैं वो काफ़ी ईजी हो जाएंगी आपको समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं NAD+ को, NADH को। तो देखिए NADH का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है आपको। इसका जो पूरा नाम है, उसका पूरा नाम क्या है NADH का? NADH का नाम है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। क्या नाम है? निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या है, ये जो ग्रुप है ये है निकोटिनिक ग्रुप है, और उसके साथ एक अमाइड ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये जो ग्रुप है कंप्लीटली क्या है आपका, निकोटिन अमाइड ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए ये एडेनिन ग्रुप यहाँ पे अटैच है, दिख रहा है। तो निकोटिन अमाइड ग्रुप और एक एडेनिन ग्रुप। ठीक है, और ये दोनों अपने आप में क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड ग्रुप है ना। तो आपका एक निकोटिन अमाइड 2 फॉस्फेट बॉन्ड से मिलकर आपका क्या हुआ है, ये आपके एडिनाइन ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ ये आपके राइबोज शुगर्स भी हैं। अब अगर हम यहाँ पे NADH या NAD+ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे NADP का भी कॉन्सेप्ट आता है आपके पास। कई बार ऐसे कोफैक्टर्स भी होते हैं NADP+ एंड NADP। ठीक है, NAD+ और NADP+ में केवल इस राइबोज ग्रुप में जो निकोटिन अमाइड के साथ जो अटैच्ड राइबोज शुगर है, उसके जो 3rd कार्बन है, वहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पे केवल क्या आ जाता है, ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, बस इतने ही डिफरेंस है। ये बात समझ में आ रही है? अब बात आती है कि ये NAD+ है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब तक इस पे कोई भी हाइड्रोजन या हाइड्राइड आयंस का अटैक नहीं हुआ है, तब तक ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा दिखता है। और इस जो आपका एरोमेटिक जो यहाँ पे निकोटिन ग्रुप है या निकोटिन अमाइड ग्रुप है, उस पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही कोई हाइड्राइड आयन आता है, यहाँ पे देखिए हाइड्राइड आयंस जो होते हैं क्या होते हैं आपके, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं। क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं, और वो इस
कार्बन पे अटैक करके अल्टीमेटली उससे बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो NAD+ था, अभी जो ये NAD+ का कंडीशन है या NADP+ का कंडीशन होता है, वो फिर क्या होता है आपके NADH के कंडीशन में आ जाता है। ये R ग्रुप हमने क्या कर दिया, निकोटिनामाइड के बाद जितना भी ये मॉलिक्यूल था उसको हमने क्या कर दिया, अभी यहाँ पे R ग्रुप मान लिया। ठीक है, तो अब कुछ नहीं होगा, ये हाइड्राइड ग्रुप क्या करेगा, इस कार्बन पे जो 4th कार्बन होता है निकोटिनामाइड का, उस पर अटैक करके क्या होता है, उससे बाइंड कर जाता है। किस कार्बन पे, निकोटिनामाइड के 4th कार्बन पे जाके बाइंड करता है, और वहाँ पे फिर उसके बाद जो NAD+ था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके NADH में। इसका रिवर्स हो जाएगा तो क्या होगा, 4th पोजीशन से हाइड्राइड आयन अगर रिमूव हो गया तो ये फिर से NADH जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके NAD+ में। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। देखिए, निकोटिनामाइड एडिनाइन और दोनों क्या है, न्यूक्लियोटाइड हैं, फॉस्फेट से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम, और दोनों क्या है, दो, यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड ग्रुप हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं यूबिक्विनॉन की। सेकंड जो आपका मॉलिक्यूल होता है NADH के बाद ये फ्लो करता हुआ आपके किससे, यूबिक्विनॉन के पास ही जाता है। ठीक है, तो अब यूबिक्विनॉन को देख लेते हैं। तो यूबिक्विनॉन बेसिकली क्या होता है, ये है आपका। ठीक है, ये फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है जिसको हम क्यू बोलते हैं, क्यू भी बोलते हैं। ये आपका एक एरोमेटिक ग्रुप है जिसमें कि 2 आपके ऑक्सी ग्रुप जुड़े हैं, फिर यहाँ पे OCH3 आपके सेकंड और थर्ड जो कार्बन होता है वहाँ से बाइंडेड होते हैं। इसके जो 6th पोजीशन पे क्या होता है, यूबिक्विनॉन के जो 6th कार्बन है वहाँ पे क्या होता है, आइसोप्रीन का क्या होता है, उसके 10 रिपीट्स आपको दिखते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, आइसोप्रीन जो मॉलिक्यूल होता है उसके 10 रिपीट्स होते हैं, जिसकी वजह से ही वो क्या होता है, जो यूबिक्विनॉन होता है वो क्या होता है आपका हाईली सॉल्युबल होता है आपके किसमें, लिपिड बाइलेयर में। ठीक है, और वो ईजिली उस लिपिड बाइलेयर में क्या कर सकता है, फ्लोट कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। इसके अलावा इसका और क्या नेचर होगा, इसके अलावा इसका नेचर क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, तो पता ही होगा, है ना, हाइड्रोफोबिक नेचर भी होता है इसका। ऑब्वियस ही बात है, ये क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल ही तो है, और इसमें कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो ये क्या है, यूबिक्विनॉन का क्या है, एक हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, और ये ईजिली सॉल्युबल होता है आपके लिपिड बाइलेयर में। उसका रीज़न भी बाद में समझ में आ जाएगा। तो अभी जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड। उसके बाद क्या होता है, अब इसको हम क्या बोल रहे हैं, इस आइसोप्रीन रिपीट्स को हमने R मान लिया है। ठीक है, तो अब उसके बाद हम यहाँ पे आइसोप्रीन रिपीट्स को RR ही मान के चल रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन क्या होता है, देखिए ये क्विनॉन पे पहले क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का अटैक होता है और एक प्रोटॉन जो होता है वो भी उस पर फिर बाइंड करता है। ठीक है, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आपके क्विनॉन पे बाइंड करता है तो वो क्या करता है, इस ऑक्सीजन पर अटैक करके उसको फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, फ्री रेडिकल क्विनॉन में कन्वर्ट करता है, और ये हाइड्रोजन फिर क्या होता है आपके इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है। ठीक है, और ये जो कंडीशन क्रिएट होती है इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका अगर यूबिक्विनॉन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी क्विनॉन, QH कंडीशन है। क्या कंडीशन है आपकी, QH कंडीशन है विद एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, फिर से एक इलेक्ट्रॉन का अटैक होगा। हमको पता है कि एक NADH या एक FADH2 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। यूबिक्विनॉन भी क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसमिट करने का काम करने वाला है आगे चल के। तो एक इलेक्ट्रॉन को पहले लिया तो सेमीक्विनॉन में कन्वर्ट हो गया, अब उसके बाद फिर से इलेक्ट्रॉन को लेगा तो फिर क्या होगा, वो दूसरा हाइड्रोजन आपके इस ऑक्सीजन पे जाके बाइंड कर जाएगा। तो ये अब बन गया है, देखिए डबल बॉन्ड O कीटोनिक कंडीशन है इसलिए इसको हम क्विनॉन बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है तो इसलिए हम इसको यूबिक्विनॉन बोल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑल और एक ऑन ग्रुप है इसलिए हम इसको सेमीक्विनॉन बोल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कोई भी कीटोनिक कंडीशन नहीं है, यहाँ पे अब क्या हो गया, आपका ऑलिक कंडीशन बन गया है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे 2 OH ग्रुप आ गए तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं यूबिक्विनॉल। और ये आपका क्या होता है, यूबिक्विनॉन आपका फुल्ली रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गया है, और जो फुल्ली रिड्यूस्ड फॉर्म होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, QH2 से। पार्शियली जो है आपका रिड्यूस कंडीशन होता है तो उसको हम बोलते हैं सेमीक्विनॉन, और उसको डिनोट करते हैं Q फ्री रेडिकल प्लस उसके साथ H लगा होता है, या सिंगल H QH के साथ।
और जो आपका फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड होता है उसको हम बोलते हैं Q। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यूबिक्विनॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं FAD की। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, फ्लेवीन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। फ्लेवीन, ये पूरा ग्रुप फ्लेवीन कहलाता है। ठीक है, एडेनाइन, इस ग्रुप को हम एडेनाइन कहते हैं, और ये दोनों अपने डाइन्यूक्लियोटाइड है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्लेवीन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब देखते हैं कि फ्लेवीन जो ग्रुप हम बोल रहे हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। सो ये जो रिंग स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं आइसोएलेक्साजाइन रिंग। ठीक है, उसके साथ ही आपका ये पॉलीमर चेन ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं रिबिटॉल ग्रुप। क्या बोलते हैं, रिबिटॉल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद आपके 2 फॉस्फेट ग्रुप आते हैं, उसके बाद फिर आपका एडेनाइन ग्रुप आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आइसोएलेक्साजाइन ग्रुप, रिबिटॉल ग्रुप, फॉस्फेट और एडेनाइन मिलके क्या करते हैं, आपका फ्लेवीन डाइन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो ये बात समझ में आ रही है। FAD में क्या है, फ्लेवीन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, FAD। अब यहाँ पे देखते हैं FADH2 में कैसे कन्वर्ट होता है, ये भी तो हमें देखना है। तो देखिएगा कि आइसोएलेक्साजाइन रिंग का जो इसके फर्स्ट एंड फिफ्थ पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है उस पे ही क्या होता है, आपका जो सिंगल इलेक्ट्रॉन कैरियर हाइड्राइड ग्रुप है वो अटैक करता है, और यहाँ पे ही फिर क्या होता है, H और H बाइंड करते हैं इन दोनों पोजीशंस पे, और उसके बाद ही ये आपका क्या होता है, FADH2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रहेगी। रिवर्स में क्या होगा, ये दोनों आपके रिमूव हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, आपका फिर से FAD कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं बताना भूल गया था कि यहाँ पे जो आपका कीटोनिक ग्रुप है, जो कीटोनिक पोजीशन है वो फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन है। ठीक है, तो आपका जो यूबिक्विनॉल जो कंडीशन बन रहा है वो भी क्या होगा, आपके फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन पे ही जो आपका क्या है, यूबिक्विनॉल का पोजीशन जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, और हम अगर FAD की बात करें तो FAD में आपका फर्स्ट एंड फिफ्थ पोजीशन होगा। इसके बाद बिल्कुल इसका जो जुड़वा भाई है जिसको बोलते हैं फ्लेवीन मोनोन्यूक्लियोटाइड, इसका ही इसी ग्रुप से अगर एडेनाइन ग्रुप, एडेनाइन मोनोफॉस्फेट जो आपका होता है वो अगर अटैच हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, FAD में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात समझ में, देखिए यहाँ पे 2 फॉस्फेट है, ये देखिए बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल है सिंगल फॉस्फेट के साथ, इसमें ही एक और फॉस्फेट आके और उसके साथ एडेनाइन ग्रुप जुड़ जाए तो ये क्या हो जाएगा, FAD में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, ये भी बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, इसमें भी वही सेम आइसोएलेक्साजाइन रिंग मिलेगा आपको, रिबिटॉल और एक सिंगल फॉस्फेट होगा। तो ये जो कंडीशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेवीन। ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा क्या है, फ्लेवीन मोनोन्यूक्लियोटाइड, सिंगल ही न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे बाइंडेड है, तो फ्लेवीन मोनोन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको और भी हम क्या बोल सकते हैं, इसको नॉर्मली हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन। अगर अच्छा रिबिटॉल ग्रुप भी है यहाँ पे, इसलिए रिबिटॉल का रिब भी आ रहा है यहाँ पे, देखिए। ठीक है, तो राइबोफ्लेविन। अब देखिए किस पोजीशन पे मोनोफॉस्फेट, सिंगल फॉस्फेट किस पोजीशन पे जुड़ा है, कार्बन जोड़िए 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ पोजीशन का जो कार्बन है उससे आपका फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तो इसलिए क्या होगा, राइबोफ्लेविन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट। ये बात समझ में आ रही है कि रिबिटॉल और फ्लेविन के जो फिफ्थ पोजीशन है आपके कार्बन के, वहां पे एक सिंगल फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं राइबोफ्लेविन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं एटीपी। एटीपी का स्ट्रक्चर नॉर्मली आपको पता ही होगा। ठीक है, 3 फॉस्फेट और उसके साथ आपका क्या होता है, एडेनाइन विद राइबोस शुगर अगर होता है तो वो आपका क्या कहलाता है, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट कहलाता है। जो एटीपी आपका एटीपी सिंथेज, एटीपी जनरेट करता है, बिल्कुल यही है। एडीपी होगा तो एक फॉस्फेट आप हटा दीजिए तो एडीपी कंडीशन हो जाएगा, और अगर 2 फॉस्फेट आप हटा देंगे तो ये एएमपी कंडीशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं हीम ग्रुप्स की। तो हीम ग्रुप्स बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ हीम ग्रुप्स मिलते हैं। तो पहला तो हो गया आपका हीम ए, इसमें क्या होता है आपका, ये पॉलीमर चेन होता है आपका हीम ए ग्रुप, जिसको हम टाइप ए साइटोक्रोम जो आपके होते हैं उनमें एक्चुअली में आपका क्या होता है, इस टाइप के हीम ग्रुप्स मिलते हैं।
जिसमें कि आपका एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर स्पेसिफिकली अटैच होता है। ठीक है, इसके बाद जो 6B है वो है आपका बी टाइप साइटोक्रोम होते हैं, उनमें ये एक्चुअल हीम ग्रुप मिलता है जिसको हम बोलते हैं आयरन प्रोटोप्रोफायरिन 9। इस टाइप का जो हीम ग्रुप है वो क्या होता है आपके बी टाइप जो साइटोक्रोम्स होते हैं उनमें मिलता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, इस हीम ग्रुप में देखिए जो ए टाइप का हीम ग्रुप है उसमें आपको ये पॉलीमर चेन दिख रहा है। ठीक है, उसके साथ आपको ये इन ग्रुप्स भी दिखाई दे रहे होंगे, उसके साथ एक एल्डिहाइड ग्रुप भी है। यहाँ पे आपको बस 2 इन ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। सब स्ट्रक्चर सेम है। जिस पोजीशन पे आपको ये पॉलीमर दिख रहा था वहां पे आपका यहाँ पे तो सेम वही ग्रुप है। यहाँ जो एल्डिहाइड था वहां पे CH3 ग्रुप ही एग्जिस्ट कर रहा है, और इस पोजीशन पे जो आपका है वहां पे क्या आ गया है, सेम यही इन ग्रुप क्या हो जाता है आपका यहाँ पे बाइंडेड फॉर्म में। तो ये जो कंडीशन है, इस टाइप के जो हीम ग्रुप्स होते हैं इनको हम कहते हैं आयरन प्रोटोप्रोफायरिन 9 क्लास। ठीक है, जिसको जो कि बेसिकली आपके बी टाइप ऑफ साइटोक्रोम्स में मिलते हैं, और जो आपके हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन होते हैं उनमें भी यही हीम ग्रुप मिलता है या एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलिए सी की बात करते हैं। सी में क्या है, कुछ नहीं है, सेम स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको CH3CH डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया है, और यहाँ पे क्या होता है, ये बेसिकली क्या होते हैं, हेल्प करते हैं सिस्टीन रेसिड्यू। अगर कोई किसी हीम ग्रुप कहीं बाइंडेड फॉर्म में है किसी प्रोटीन में, तो उनके जो सिस्टीन रेसिड्यूज होते हैं उनके सल्फर से क्या करता है, बाइंड करता है, और इस टाइप का जो स्ट्रक्चर मिलता है बाइंडेड एम्बेडेड फॉर्म में उसको हम हीम सी कहते हैं। और ये नॉर्मली आपके सी टाइप ऑफ साइटोक्रोम्स जो होते हैं उनमें एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके 3 टाइप के जो हीम ग्रुप्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आपको आयरन सल्फर क्लस्टर्स भी वहां मिलते हैं। आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आयरन सल्फर क्लस्टर्स भी मिलते हैं, और बेसिकली आपको ये 3 टाइप के आयरन सल्फर क्लस्टर्स दिखाई देंगे। एक तो 2Fe2S कंडीशन, 3Fe4S कंडीशन एंड 4Fe4S कंडीशन। ठीक है, तो ये 3 टाइप के आपको आयरन सल्फर क्लस्टर्स दिखाई देंगे जो कि प्रोटीन से आपको उस पर्टिकुलर एरिया में क्या होंगे, बाइंडेड फॉर्म में मिलेंगे। और बेसिकली ये आयरन सल्फर क्लस्टर सिस्टीन रेसिड्यू बाइंडेड फॉर्म में ही मिलेंगे। ठीक है, तो जो आपका 2Fe2S वाला कंडीशन देखिए, ये है 2 आयरन 2 सल्फर, और ये आपके सिस्टीन के सल्फर से फिर ये आयरन बाइंडेड फॉर्म में है। इस तरीके का स्ट्रक्चर एक्चुअल में होगा। ठीक है, इसमें जो थोड़ा लाइट कलर का जो येलोइश कलर है ये आपका सल्फर को डिनोट कर रहा है, और जो रेडिश है वो आपका आयरन को डिफाइन कर रहा है, डिनोट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 3 आयरन 4 सल्फर की। तो ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर बनता है, और इसकी जहां जहां पे भी आयरन ग्रुप होगा वहां पे क्या होगा, सिस्टीन रेसिड्यूज, जो प्रोटीन के सिस्टीन रेसिड्यूज होंगे वो इसको क्या करेंगे, इस तरीके से बाइंड करके रखे रहेंगे अपने साथ। ठीक है, वैसे आपका 4 आयरन 4 सल्फर आपको याद है तो याद कीजिए। 4 आयरन 4 सल्फर आपने कहाँ देखा था, एकोनिटीज, जो हमने सिट्रेट सिंथेज में देखा था, एकोनिटीज जो एंजाइम था वहां पे भी आपने देखा होगा। उसके अलावा ये 4 आयरन 4 सल्फर कंडीशन आपको आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी मिलता है। जहां जहां पे आयरन होगा वहां पे सिस्टीन बाइंडेड फॉर्म में होगा, और ये इन्हीं बाइंडेड फॉर्म में ये जो क्लस्टर है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपके बेसिक जो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं जो क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन के रिले रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। और इनका जो एम होता है वो एम ये होता है कि ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लें कि अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहे हैं उसको ये अपने अपकमिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को डोनेट कर सकें, और अल्टीमेटली इसको जो आपका अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ऑक्सीजन, उसको उन इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचा सकें उसके पास, और उसके बाद जो ऑक्सीजन है वो किसमें, वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, तो ये कहानी थी आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप की। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे जो प्रोटीन के प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं वही रिले रेस में इलेक्ट्रॉन के फ्लो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रोटीन केवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि ये प्रोस्थेटिक ग्रुप इजीली आपस में एक दूसरे के अगल बगल ऐसे अरेंज हो जाएं ताकि इस इलेक्ट्रॉन को इजीली फ्लो करवाया जा सके। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हर एक कॉम्प्लेक्स को
और उसकी डिटेल स्ट्रक्चर या डिटेल स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।